मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सर्विस से ज़्यादा संतुष्टि देने वाली सर्विस कोई और दूसरी नहीं हो सकती। आज भी लोग पुलिस के नाम से डरते हैं। इतनी ज़्यादा हमारे से लोगों की अपेक्षाएं हैं और हमारे पास काम इतना ज़्यादा है। अभी कमिश्नरेट बना है तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। क्या सिस्टम है? चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है और जैसे ही दिया वैसे ही उनके अकाउंट से 82,000 रुपये 82,000 निकल गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक टर्म यूज की जाती है। हमने पूरे चालान ई चालान पे शिफ्ट कर दिया है। थाने नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं और पुलिस कैसे ट्रेस करती है? वो लोकल आदमी होता है। क्या पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है अपने काम के लिए? क्योंकि ये ग्लोबल क्राइम है और ये कई लेयर में होता है। रायपुर की बात करें तो कितना सेफ आपको लगता है? बदमाश का शहर के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था। रूल सबको पता है लेकिन फिर भी रूल्स तोड़े जाते हैं। इस सर्विस की नियति है। इस सर्विस में इस तरीके की चीज़ें। पुलिस जो काम करती है वो उतनी तेजी से नहीं कर पाती है। क्या रीजन आपको लगता है? 3 चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कानून का पहला उल्लंघन ट्रैफिक वायलेशन से। विमेन किस तरीके से अपने आप को सेफ फील करे, कहाँ और किसको सबसे पहले कांटेक्ट करें? कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी डिजिटली किसी को इंट्रोगेट नहीं करती। आपने अपने 37 साल की अपनी सर्विस में आपने कभी ऐसे कोई इनकाउंटर्स फेस किए? और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही ख़ास है, इसीलिए आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसे पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले करें। हमारे आज के इस एपिसोड में सिर्फ सिस्टम या कानून की बात नहीं होगी। आज बात होगी उस एहसास की जिसे हम रोज़ फील करते हैं, कभी लेट नाइट घर लौटते वक्त तो कभी अननोन कॉल आने पर। और हम सब के मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या सच में हम सेफ़ हैं? और इस सवाल का जवाब किसी भी डेटा या स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिल सकता। इस सवाल का जवाब सिर्फ मिल सकता है सिस्टम से और इस सिस्टम में काम करने वालों से। तो आज हम मिलने वाले हैं और जानेंगे हमारे सवालों के जवाब कमिश्नर ऑफ पुलिस रायपुर डॉक्टर संजीव शुक्ला जी से। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कन्फेस करना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं वो बहुत फैसिनेट करती थी। और क्योंकि वो एक स्टैंड आउट करते हैं, कोई भी जो यूनिफॉर्म में होते हैं बहुत चार्मिंग लगते हैं। तो ये तो एक आम लोगों की भावना होती है कि हम लोग देखते हैं कि बड़े यूनिफॉर्म्ड लोग बहुत चार्मिंग हैं और स्टैंड आउट कर रहे हैं, बट जो यूनिफॉर्म पहनता है उसके क्या थॉट होती है? देखिए, जैसे आपको यूनिफॉर्म सर्विस बहुत ही अट्रैक्ट करती थी जी वैसे ही मैं भी यूनिफॉर्म से शुरू से बड़ा अट्रैक्ट होता रहा हूँ। जी। मैं जब कक्षा 6 में था तो मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहना था स्काउट गाइड के रूप में। फिर कक्षा जब मैं 9 में आया तो एनसीसी एयर विंग जूनियर डिवीजन ए सर्टिफिकेट के कैडेट के रूप में यूनिफॉर्म पहना जी। और फिर कॉलेज में मैंने सीनियर डिवीजन एनसीसी एयर विंग कैडेट के रूप में यूनिफॉर्म 3 साल पहना और उसके बाद मेरे ख्याल से 1 आध साल ही यूनिफॉर्म छूटा होगा और फिर से यूनिफॉर्म पहन लिया। तो ये यूनिफॉर्म शुरू से अट्रैक्ट करता रहा और ईश्वर की कृपा रही कि जो चाहता था वो पहना। और निश्चित रूप से यूनिफॉर्म पहनना बड़े गर्व का विषय होता है। यूनिफॉर्म में हम अपने माथे पे देश के राष्ट्रीय चिन्ह को धारण करते हैं और ये बड़े गर्व की बात है और इसका जो रोमांच है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जिम्मेदारी भी बड़ी है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी बड़ी है और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संविधान ने ताकत भी बहुत दी है। तो उसका उपयोग यदि जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करने के लिए किया जाए तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सर्विस से ज़्यादा संतुष्टि देने वाली सर्विस कोई और दूसरी नहीं हो सकती। आपने कहा कि संविधान ने ताकत भी दी है इस सर्विस को या इस यूनिफॉर्म को, लेकिन पुलिस के लिए जो एक आउटलुक या एक नज़रिया लोगों के बीच में बना हुआ है कि आज भी लोग पुलिस के नाम से डरते हैं। अगर कुछ छोटे मोटे विवाद होते हैं या कुछ झगड़े होते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि पुलिस के पास ना जाना पड़े, आपस में ही निपटा लें। तो ये इमेज पुलिस की आज तक क्यों है ऐसी? देखिए, इसको यदि देखना हो तो इतिहास में जाना चाहिए। सामान्य तौर पे जब हम 1947 के पहले जब देश आज़ाद नहीं था तो इस फोर्स का उपयोग अंग्रेज शासन करने के लिए क्या करते थे और इसकी उस समय एक छवि बनी और फिर उसके बाद भी कालांतर में भी वो छवि बनी रही लोगों के दिमाग में। धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है
पर वो इतनी पुरानी और इतनी मजबूती से बनी हुई छवि है कि उसमें बदलाव आने में समय जो लग रहा है वो लगेगा। और आपको लगता है कि जो आपने कहा कि संविधान तो ताकत देता है, छवि भी वैसी बनी है, बट वो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी? निश्चित रूप से ठीक हो रही है। अभी जो ऑफिसर्स हमारे आ रहे हैं, लड़के बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और बड़े संवेदनशील ऑफिसर्स आ रहे हैं। और इस समय चूँकि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, हम आपकी हर गतिविधि पे, आपके हर काम पे की समीक्षा होती है, उसका ऑडिट होता है, उसका मीडिया भी ऑडिट करता है, सोशल ऑडिट भी होता है, सीनियर ऑफिसर्स भी ऑडिट करते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी ऑडिट करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग थोड़ा काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंट हुए हैं और आने वाले समय में उसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपने कहा कि पॉलिटिकल अप्रोच भी रहती है या सर्विलेंस रहता है, तो क्या पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है अपने काम के लिए? क्योंकि या पुलिस जो काम करती है वो उतनी तेज़ी से नहीं कर पाती है या इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर पाती, तो उसका कारण इंटरनल सिस्टम है या आउटर इन्फ्लुएंसेस, चाहे हम पॉलिटिकल बोलें या ग्राउंड लेवल पर बोलें, क्या रीज़न आपको लगता है? नहीं, देखिए, मेरा अनुभव इसमें अलग प्रकार का है। मेरी 37 साल की नौकरी, 37 इयर्स कंप्लीट हो गए सर्विस के, और इतनी लंबी सर्विस के बाद मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सर्विस में पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या सोसाइटी का जो और दूसरा सिस्टम है वो हमको सपोर्ट ही करता है, हमारे काम में कहीं बाधा नहीं उत्पन्न करता। और नेचुरली जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो जनता के चुने हुए लोग हैं, जनता उनके पास अपनी ग्रीवेंसेस लेके पहुंचती है और उनका ये कर्तव्य भी है और उनका काम भी है कि वो जनता की ग्रीवेंसेस को हम तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि हम उनको राहत दे पाएं। तो ये तो एक इसको यदि सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये तो हमारी काम में मदद ही करते हैं। तो ये सिस्टम कभी हमारे काम में रोड़ा अटकाता हो, ऐसा मुझे आज तक कभी भी अनुभव नहीं हुआ। रही बात आपने पूछी कि पुलिस के काम में जी, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा हमारे से लोगों की अपेक्षाएं हैं और हमारे पास काम इतना ज़्यादा है, हर तरीके के काम हमारे पास है। हमें क्राइम भी देखना है, हमें लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, हमें वीआईपी भी देखना है, और उसके साथ साथ अन्य जो तमाम विभाग हैं उनसे जुड़े हुए भी काम लोगों की अपेक्षा होती है कि पुलिस कर दे हमारा ये काम। तो चूंकि लोगों की अपेक्षाएं, जिससे आपकी अपेक्षा ज़्यादा होगी उससे आपकी नाराजगी भी ज़्यादा होगी। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण हो सकता है कि उन अपेक्षाओं में कभी हम 100% खरे ना उतर पाते हों, इस कारण लोगों की थोड़ी बहुत नाराज़गी भी रहती हो। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उसको हम लोग जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करें। अब जैसे कमिश्नरेट बना है अब ये, तो पुराना अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डीएम या कलेक्टर के पास होते थे और पुलिसिंग जो पावर होते थे वो एसपी के पास होते थे। ये ट्रेडिशनल सिस्टम की बात हो रही है। तो एक प्रोसेस होता था कि किसी भी फॉर्म, मतलब कोई भी चीज़ को लागू करना है तो एक सिस्टम के थ्रू आपको जाना पड़ता था। अब ये कमिश्नरेट बना है तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आम इंसान अगर इसको समझना चाहे तो क्या सिस्टम है ये और इसके क्या फ़ायदे एक आम इंसान को मिलेंगे? देखिए, इसको यदि सरल भाषा में इसको समझना हो तो पहले ज़िले में एक पुलिस अधीक्षक बैठते थे जो रायपुर शहर और रायपुर पूरे ज़िले को देखते थे। अब रायपुर में 3 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बैठ रहे हैं जो नॉर्थ, वेस्ट और सेंटर 3 इलाके में बटा हुआ है। तो सीनियर ऑफिसर्स के पास उसका क्षेत्र छोटा होने से सुपरविज़न ज़्यादा क्लोज हुआ है। तो एक जो कमिश्नरेट सिस्टम का बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि पुलिस की वर्किंग पे सुपरविज़न काफ़ी क्लोज हो गया है। पहले 1 या 2 लेवल पे सुपरवाइज होते थे, अब एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पहला सुपरवाइजरी अफसर है, उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर है, फिर एडिशनल कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है। तो 5 सुपरवाइजरी के लेवल्स हो गए हैं। उसके साथ ही साथ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम भी मजबूत हुआ है। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, तो अब काफ़ी संख्या में सीनियर अफसर बैठ रहे हैं
तो लोगों की समस्याओं को किसी न किसी स्तर पर उसका समाधान हो जाता है। तीसरा जो हुआ है कि कानून व्यवस्था और यातायात के नियंत्रण के लिए जो पुलिस को ज़रूरी कुछ काम होते थे पुलिस के, उनसे संबंधित जो कानूनी अधिकार थे वो पुलिस को मिल गए हैं। तो वो हमारे लिए अपेक्षाकृत सुविधाजनक है, हम उसमें त्वरित निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जितने बदमाश हैं जो शांति भंग कर सकते हैं, यदि उनको प्रिवेंट करना है, यदि उनको बाउंड ओवर करना है, तो अब वो काम हमारे अपने पास है। और इस होली में हम लोगों ने अनुभव भी किया। इस होली में हमने शहर के लगभग 1000 से ज़्यादा बदमाशों को प्रिवेंट किया, उनको बाउंड ओवर किया। मतलब पहले से उनको आपने हाँ, तो उसका परिणाम ये हुआ कि होली शांति से बीती। तो दूसरा, ट्रैफिक को लेकर भी किसी रोड को वन वे करना है, कहीं नो वेंडर जोन करना है, किसी को नो पार्किंग जोन करना है। तो ये जो छोटे छोटे इन्फोर्समेंट के काम हैं, जो फील्ड में रहने वाले ऑफिसर उसकी ज़रूरत को ज़्यादा महसूस कर पाता है। अब ये निर्णय हम ही कर सकते हैं और इसके आदेश भी हम कर सकते हैं। तो जो पहले भी था, पर उसमें जो एक प्रक्रियात्मक समय लगता था, उस समय की बचत हो रही है और निर्णय त्वरित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अंत में इन सब का लाभ आम जनता को ही मिलेगा। और आम जनता को निश्चित रूप से, चूंकि ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है, कोई भी सिस्टम शुरू होता है तो उसको परफॉर्म करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीने बाद जो इसका परिणाम आएगा वो सकारात्मक परिणाम आएगा और वो विजिबल भी होगा, पब्लिक को दिखेगा भी वो। हम लोग फिल्मों में देखते हैं संजीव जी की जो पुलिस होती है वो माफिया, गैंगस्टर्स, इनके साथ इनकाउंटर करते हैं। आपने अपने 37 साल की अपनी सर्विस में आपने कभी ऐसे कोई इनकाउंटर्स फेस किए, और ऐसा इनकाउंटर जो आपको अभी तक याद है? हाँ, देखिए, सर्विस में बस्तर में नक्सल एनकाउंटर भी होते रहे हैं। फील्ड में भी वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, पर मेरे कार्यकाल में भी मैं जब नरसिंहपुर में सीएसपी हुआ करता था तो वहाँ एक एनकाउंटर हुआ था एक बदमाश का। मैं जब भिलाई में एसपी सिटी हुआ करता था तो वहाँ एक बदमाश का शहर के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था। उसमें वो पुलिस से मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हुई थी। और तो ये तो रेगुलर पुलिसिंग नहीं, बट क्या कोई आप लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के तहत जाते हैं? मतलब वो जानना चाहते हैं, क्योंकि फिल्मों में तो बड़ा उसको ग्लैमराइज किया जाता है। क्या इस तरीके से रियल लाइफ में भी होता है? नहीं, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो तो बहुत स्ट्रक्चर्ड, स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन रियल लाइफ में ये कोई प्लान्ड नहीं होता, ना इसकी कोई स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। वो तो अचानक होता है कि वैसी परिस्थिति बन गई कि आप फंस गए हैं, आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, आपको अपने और दूसरों के जान की रक्षा के लिए आपको रिएक्ट करना है और उसमें वो इनकाउंटर हो जाए। तो कोई ऐसा इनकाउंटर, जो आपने 2 इनकाउंटर्स बताए, वो ऐसे ही हुए? क्या उस वक्त की सिचुएशन थी, क्या कैसे आपने फेस किया? ऐसे ही, यानी मेरे क्षेत्राधिकार में हुआ था। मैं उस एनकाउंटर में शामिल नहीं था, क्षेत्राधिकार मेरा था। पर जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उन्होंने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की और बदमाश ने उनके ऊपर फायरिंग की। और उस फायरिंग से बचने के लिए पुलिस ने वापस फायरिंग की और उसमें बदमाश मारा गया। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक टर्म यूज़ की जाती है, ये क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और इसे कैसे हैंडल करती है पुलिस? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम है जिसमें कुछ बदमाश, कुछ असामाजिक लोग जो इस तरीके के कार्य करना चाहते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से इस अपराध को करते हैं। ये जो क्राइम होता है ये कंपार्टमेंट में बटा होता है। जैसे आप देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। उसमें जो किसी बच्चे को या किसी को ट्रैफिकिंग करके ले जाने वाला दलाल है, वो लोकल आदमी होता है। वो एक कंपार्टमेंट है, उसका काम सिर्फ ये होता है कि उसको ले जाके कहीं पहुंचा दे। फिर वहाँ उसको जो प्लेसमेंट एजेंसी या जो भी व्यक्ति उसको लेता है, वो उसका दूसरा कंपार्टमेंट है, वो अपना काम करता है। उसके बाद फिर वो उनको जो किसी गलत काम में या किसी जगह लगाता है, वो कोई तीसरा आदमी होता है। तो ये कई कंपार्टमेंट में बटा हुआ जो क्राइम होता है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। इसे कैसे हैंडल करती है पुलिस, कैसे ट्रैक करते हैं आप लोग इन लोगों को? अब मैं जैसे संयोग से मुझे जशपुर में और रायगढ़ में दोनों जगह काम करने का अवसर मिला।
और इन दोनों जगह मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम था उसके खिलाफ मुझे काम करने का अनुभव मिला। तो उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो ट्रैफिकर्स हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, चूँकि वहाँ से किसी को ट्रैफिकिंग करके ले जाना है तो वो किसी बाहर के आदमी के दबाव में नहीं जाएगा, तो स्थानीय लोगों को वो तैयार करते हैं और उनको कुछ पैसे का लालच देकर बोलते हैं कि इनको ट्रैफिकिंग करके ले आओ। और वो व्यक्ति जो ट्रैफिकर्स है वो स्थानीय जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं उनको बड़े शहरों का सब्जी बाग दिखाते हैं, उनके परिवार वालों को अच्छे वेतन का लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, कुछ दबाव डालते हैं और इस तरीके से उनको कोई इंसिडेंस आपको याद है कि कोई आपने ऐसे वक्त में पकड़ा हो, कोई कहानी हो कि किस तरह से किसी को इस तरह से बरगलाया गया? और फिर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रायगढ़ में एसपी था। एक दिन मैं कापू थाने में गया, 2015 की बात है। तो कापू थाने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं उससे पूछा कि क्यों बैठे हो? तो बोले साहब मेरी लड़की गुम गई है और मैं उसके लिए पता करने आया हूँ। तो मैंने थाने में पूछा क्या है? तो बोले साहब कई साल पहले इसकी लड़की गुमी और रोज हर हफ्ते थाने आ जाता है। तो मैं बोला यार थाने नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? तो बोले साहब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कब गुमी? तो 2003 में गुमी थी उसकी बच्ची और 2015 की बात है, 12 साल बाद। तो मैंने उसमें कहा कि इसमें क्राइम रजिस्टर्ड करो। उसमें हम लोगों ने क्राइम रजिस्टर्ड किया। क्राइम रजिस्टर्ड करके उस लड़की को हमने बैक ट्रैक करना शुरू किया और उस लड़की को हम लोगों ने 2015 में रिकवर किया। यानी वो बच्ची गई थी घर से तब 9 साल की उम्र में गई थी और जब बरामद हुई तो 21 साल की उम्र में बरामद हुई। और कहाँ से वो लड़की? उसको हम लोग देहरादून कहीं से लेके आए थे। और उस केस में फिर हम लोगों ने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि इसमें हम लोग ट्रैफिकर्स को सजा भी दिलाएंगे। तो उसको हम लोगों ने उसमें जो ट्रैफिकिंग किया था वहाँ जो दिल्ली के लोग इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उसमें कन्विक्शन यानी 6 महीने के अंदर उसमें हम लोगों ने 10-10 साल का उनको कन्विक्शन हुआ। तो जब वो यानी जो बच्ची 9 साल की उम्र में गई, आप कल्पना करिए अपने पिता से अपने घर वालों से वो 12 साल बाद जो कि वो उम्मीद छोड़ चुकी होगी। यानी पर वो उम्मीद छोड़ दी थी, पर माता पिता तो माता पिता हैं। वो हर 7वें दिन आके कापू थाने में बैठ जाता था कि साहब मेरी लड़की। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और पर जब इनको कर जाओ तो आत्मसंतोष भी बहुत मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि पुलिसिंग की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें आप प्रतिदिन जब घर लौटते हैं तो आपको ये संतोष होता है कि मैं कुछ लोगों की मदद करके आया हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी नियामत है इस सर्विस की। जी, कुछ एक मैंने कहीं मैं पढ़ रही थी या देख रही थी तो एक डॉक्टर का कोई एक इंसिडेंस सुनाया जा रहा था कि डॉक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से पेशेंट की चीज़ों को खुद फील करते हैं। तो उन्होंने कहानी वो बता रहे थे कि 2 बुज़ुर्ग लोग थे, हस्बैंड और वाइफ, और काफ़ी एजेड थे और उनका बच्चा यूएस में रहता था। हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में और जो उनकी वाइफ थी वो भी 80s में थी। वो रोज़ आकर उनकी सेवा करती थी। फिर डॉक्टर को लगा कि अब ये नहीं बच पाएंगे तो उन्होंने उनकी वाइफ को बोला कि आप अपने बच्चे को एक बार बात कर लीजिए, बुला लीजिए। तो जो लेडी थी उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन दिया, डॉक्टर को फ़ोन दिया। तो वो बेटा वहाँ से डॉक्टर से बात कर रहा है ये कि डॉक्टर साहब कितने दिन हैं आप बताइए, कब तक आऊँ, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट डेट बता देंगे तो मैं उसी हिसाब से छुट्टी लेकर के आऊँगा। तो डॉक्टर भी बड़े सन्न से हो गए कि ये कैसी बात कर रहा है। और जो उनकी माँ थी वो सुन रही थी तो देख के वो ये फील कर रही थी कि बेटा जो है पिताजी की तबीयत पूछ रहा है और कर रहा है, बड़ी खुश होकर के। जैसे ही फ़ोन रखा तो उन्हें डॉक्टर को बोला कि कब आ रहा है मेरा बेटा। तो वो डॉक्टर का कहना था कि मतलब उनका वर्जन था कि वो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उनको क्या बोलूं, और वो बहुत समय तक उनको वो बात डिस्टर्ब करती रही। तो ऐसा आपको अपनी 37 साल की सर्विस में कहीं ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ जो आपको बहुत लंबे समय तक जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो? नहीं, ये देखिए ये तो ऐसे इंसिडेंट सामान्य तौर पे, जैसे मैंने यही बच्ची वाले बताया, ये इंसिडेंट जब वो लड़की को हम लेके आए और वो अपने पिता से मिली तो वो जो क्षण था वो बड़ा उस भावुक क्षण था और उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से लोगों को कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है।
लोग घटनाएं होती हैं, हम उनको बता नहीं सकते कि आपके बच्चे के साथ या किसके साथ क्या हो गया। एक्सीडेंट के केस होते हैं छोटे बच्चों के साथ, फिर उनके घर वालों को खबर करना लाना, तो वो बड़े ऐसे क्षण होते हैं जो हम लोगों के लिए चैलेंजिंग तो होते हैं। और चूंकि अब ये इस सर्विस की नियति है, इस सर्विस में इस तरीके की चीज़ें अक्सर आती रहती हैं, तो अब उसमें ढल भी गए हैं सब। तो हम ये आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो बात की, लेकिन अगर हम क्राइम्स की बात करें तो एक साइबर क्राइम भी अभी जो है कि वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो ये साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं और पुलिस कैसे ट्रेस करती है इसको? देखिए, ये साइबर क्राइम पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस या रायपुर पुलिस के लिए, पूरे देश के इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइम है और ये कई लेयर में होता है। ये इतने लेयर में होता है कि आप, यदि आपने आज आपके साथ कोई क्राइम हुआ और आपके 10 लाख रुपए ठगे गए, तो वो गेटवे जैसे ही पार होता है वो 10 लाख अगले 100 अकाउंट में बढ़ जाता है, फिर उस 100 अकाउंट से वो 1000 अकाउंट में बढ़ जाता है, और फिर वो देश के बाहर निकल जाता है पैसा। तो वो इतनी तेज़ी से ये क्राइम होता है कि इस क्राइम को पकड़ना और इस क्राइम को रोकना सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस क्राइम में 3 चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने लोगों, यानी आम व्यक्ति को जो इसके शिकार हो रहे हैं उनको अवेयर करना, उनको लिटरेट करना। एक्चुअल में बैंकिंग सिस्टम में हम सब, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ, हम सब ऑनलाइन बैंकिंग में चले गए, लेकिन हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग को लेके बिल्कुल भी, मैं समझता हूँ कि हम लिटरेट नहीं हैं। आज भी कोई समस्या आती है तो हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि इसको कैसे करना है। तो एक बड़ी आबादी जो इसमें लिटरेट नहीं है वो ऑनलाइन बैंकिंग में और डिजिटल बैंकिंग में चली गई है। बैंक ने भी उनको लिटरेट करने की कोई व्यवस्था नहीं की। तो एक तो बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को इसके लिए अवेयर करना और उनको ये बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा चैलेंज ये है कि ये क्राइम पिछले 10 साल में ही ज़्यादा बड़े सरफेस पे आया है। तो हमारी जो फोर्स है, जो पुराने लोग रिक्रूट हुए हैं, उनको भी इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है वो ट्रेनिंग देना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उनको, अपने लोगों को भी, क्योंकि सामान्य तौर पे जो एक पीढ़ी, हमारी पीढ़ी के लोग हैं, उस पीढ़ी के यदि कोई थानेदार या है, उसके पास कोई साइबर क्राइम की रिपोर्ट आती है तो वो इससे बचने की कोशिश करता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूं। तो उन सब लोगों को इसके लिए ट्रेंड करना, ये दूसरा चैलेंज है साइबर क्राइम में हमारे लिए। और फिर तीसरा चैलेंज ये है कि इसमें सही व्यक्ति को, जो लास्ट पर्सन है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है क्राइम, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ और उसको हम दंडित करा पाएँ। तो इस पे भारत सरकार भी लगी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हैं, बहुत सारी एजेंसियाँ इसमें लगी हुई हैं और धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबी दूरी तय करना बाकी है। अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो 24 आवर्स में उसको क्या एहतियात रखनी चाहिए कि जिससे कि वो आगे और फर्दर डैमेज से बचे? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड सामान्य तौर पे या तो लालच में आदमी ऑनलाइन फ्रॉड में फंसता है या भय में फंसता है। या तो व्यक्ति को कोई प्रलोभन देता है कि आपका पैसा दुगना कर दूंगा, तिगुना कर दूंगा, आपको अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, उसमें व्यक्ति फंस जाता है। या तो फिर वो जो डिजिटल अरेस्ट और इस तरीके की चीज़ें जो चल रही हैं जिसमें आदमी भय में फंस जाता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो बैंक इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न दे सके। यदि कोई भी आदमी ज़्यादा रिटर्न देने की बात कर रहा है या कोई भी आदमी फ्री में कुछ देने की बात कर रहा है तो ये मान लीजिए कि वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी डिजिटली किसी को इंट्रोगेट नहीं करती। कोई भी एजेंसी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, हिंदुस्तान की कोई एजेंसी नहीं करती। तो यदि कोई व्यक्ति किसी को डिजिटल अरेस्ट करने की बात कर रहा है या डिजिटल कोई इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रहा है तो उसको तत्काल ऑफ करना चाहिए और अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर स्टेशन पे इसकी रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, इसके अतिरिक्त यदि किसी के साथ दुर्भाग्य से घटना हो गई है तो तत्काल 1930 एक
फ़ोन लाइन नंबर है जिस पे यदि आप तत्काल खबर कर दें, अपनी ग्रीवेंस बता दें सम प्रॉब्लम, तो आपका पैसा गेटवे पार करने के पहले यदि रुक जाता है तो वो पैसा होल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और वो पैसे लोगों को वापस हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी हमको पता चले कि यदि दुर्भाग्य से हम ठगी के शिकार हो गए हैं तो हमको तत्काल जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे फ़ोन करके उसकी मदद तत्काल ले लेनी चाहिए। आजकल तो इस तरह से कॉल्स भी आते हैं कि हम कुरियर वाले हैं, आपका कुरियर आया है और आप फलाना जगह किसी को भेज दीजिए कि हम कुरियर कर देंगे, और उसी में वो फ़ोन को पूरे को ट्रेस कर लेते हैं या वो करते हैं। तो ये कैसे पता लगे, क्योंकि नॉर्मल कॉल से कॉल आ रहे हैं और आजकल तो हर किसी के कुरियर्स आते हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग भी लोग बहुत करते हैं। देखिए, उसका कोई भी ऐसा लिंक जो अननोन है उसको कभी भी किसी को ओपन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, किसी को अपना कोई डिटेल नहीं देना चाहिए। और गूगल पे जाकर किसी साइट पे, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक सज्जन आए थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनकी पत्नी के लिए उनको वेदांता में अपॉइंटमेंट चाहिए था दिल्ली में। उन्होंने गूगल किया, गूगल में जो वेदांता की सबसे ऊपर की साइट दिख रही थी उसको क्लिक किया उन्होंने, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर मिला, उस लाइन नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया। उसने कहा कि आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें ऑनलाइन फॉर्म आप भर दीजिए, आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाएगा। वो उनको एक लिंक भेजा, उस लिंक में उन्होंने अपना सब डिटेल भरा, आखिरी में उसमें 50 रुपये का ऑनलाइन फ़ीस उसने मांगी। इन्होंने ऑनलाइन फ़ीस 50 रुपये की कंप्लीट की, उसमें अपना कोड डाला, OTP और क्लियर किया, और जैसे ही दिया वैसे ही उनके अकाउंट से 82,000 रुपये 82,000 निकल गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं गूगल में देख के, किसी साइट को देख के उस पर जाके ऑनलाइन पेमेंट कर देना। जबकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई वेदांता जैसे हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल की भी फेक लिंक बना करके रख सकते हैं, तो यानी ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, यानी वो कुछ भी तरीका हो सकता है। तो उसका बचाव यही है कि इस तरीके की चीज़ों से। और दूसरा जो मुझे एक तरीका और सरल लगता है, जो मैं अपने परिचित, अपने परिवार वालों को कहता हूँ कि अगर आप लिटरेट नहीं हैं, आप बहुत अवेयर नहीं हैं, तो आप कम से कम जिस अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं उस अकाउंट को अपने सैलरी अकाउंट या मेन अकाउंट का उपयोग ना करें। आप ऐसे अकाउंट का उपयोग करें जिस पे आपकी बहुत कम धनराशि हो और जिसमें आप ठगी के शिकार ना हो सकें। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो अपनी लिमिट को आप बहुत कम रखें लिमिट को, ताकि आप कभी इतनी बड़ी ठगी का शिकार ना हो जाए जिसमें आपको परेशानी हो। अब आजकल ये भी एक देखा जा रहा है कि जो फ़ोन गुम हो जाते हैं वो फ़ोन काफ़ी इजीली रिट्रीव हो जा रहे हैं। तो ये संचार साथी जो है, क्या कोई एक एप्लीकेशन है, कोई एक तरीका है जिससे कि जो एक आम इंसान है वो खुद भी अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सके, और इन केस अगर उसका फ़ोन खो भी जाए तो वो बगैर पुलिस की मदद से भी खुद खोज ले? वो अभी उस पर अपना फ़ोन पहले रजिस्टर्ड कराना होता है, तो संचार साथी पे। हाँ, तो उस माध्यम से वो आप उसको रिट्रीट कर सकते हैं, अपना फ़ोन को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी हमारे पास भी जो शिकायतें आती हैं आजकल, भारत सरकार की ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे पोर्टल्स हैं जिसमें हम लोग आसानी से फ़ोन को रिकवर कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से प्रति माह हम लोग सैकड़ों फ़ोन रिकवर करके लोगों के वापस करते हैं। अगर हम विमेन सेफ्टी की बात करें, आपने कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो बात हुई, लेकिन अगर सिटी में बात करें, सिटी में सेफ्टी की बात करें, बड़े शहरों की, दिल्ली और बाकी शहरों की तो हम नहीं बात कर रहे, बट अगर रायपुर की बात करें तो कितना सेफ़ आपको लगता है, और एक विमेन किस तरीके से अपने आप को सेफ़ फील करे, और अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसती भी है तो कहाँ और किसको सबसे पहले कॉन्टैक्ट करे जिससे कि उसको हेल्प इमीडिएटली मिले? देखिए, टचवुड रायपुर शहर वुमेन सेफ्टी के लिहाज से मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। मैं इस होली में ही घूम रहा था तो मैं देख रहा था बच्चियां होली में स्कूटी में पूरे शहर में सुरक्षित ढंग से घूम रही थी, होली मना रही थी, जिनको देख के बड़ा प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है कि होली के दिन बच्चियां अकेले घूम रही हैं। बहुत ही वो अच्छा लगता है। तो लेकिन उसके बावजूद चूँकि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तरह तरह के लोग रहते हैं, तो अपनी सुरक्षा को लेके सतर्क रहना ज़रूरी है, और सुरक्षा को लेके बच्चों को और सबको सतर्क रहना चाहिए। और
एक तो जो सबसे सरल तरीका है वो 112 है, जिसमें आप कभी भी कहीं भी फंसे तो आप फ़ोन कर सकते हैं, और उसमें मेरे ख्याल से हमारी सिटी का जो टाइमिंग है वो 18 मिनट या कुछ है, कि जिसमें हम 18 मिनट में हम रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं। उसके अतिरिक्त एक अभिव्यक्ति ऐप है जिसमें एक इमरजेंसी पॉप है, तो अगर आप उसको दबा देते हैं तो तत्काल 112 को आपकी अभिव्यक्ति ऐप में जाके, यदि आप उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड किए हैं और यदि इमरजेंसी उसको जो बटन है वो भी क्लिक कर दिए, तो वो डायरेक्ट 112 से कनेक्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि कई बार इतना टाइम भी नहीं है कि आप टाइप कर सकें। और उस पे आप उसमें आप अपनी लोकेशन तो आपकी चली देती है, उसके अतिरिक्त यदि आप कोई फ़ोटो या वीडियो भेजना चाहें तो वो भी उसमें अटैच होके चल देता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अभी रायपुर में 3 पिंक पेट्रोलिंग शुरू की है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के लिए अवधि के लिए, जो 24 आवर्स सिर्फ इसीलिए घूमती है। उसका एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर में लोग फ़ोन कर सकते हैं, तो वो भी, उसमें महिला ऑफिसर्स ही हैं, वो भी तत्काल वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है और उनको मदद देने की कोशिश करती है। और फोर्स में भी महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी में रखा गया है। और अभी नए कानून में तो आप देखिए कि भारत सरकार ने जब नया कानून बनाया तो उसमें महिला सुरक्षा को इतना ऊपर रखा कि कानून की शुरुआत ही महिला अपराधों से हुई है, और उनमें सज़ा के प्रावधान और बाकी प्रावधान भी बहुत ही मजबूत किए गए हैं, और डिजिटल एविडेंस और इन सबको एडमिसिबल बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में महिला सुरक्षा के विषय को लेकर जो अवेयरनेस बढ़ी है और जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। और अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक रूल्स सबको पता है, लेकिन फिर भी रूल्स तोड़े जाते हैं, तो क्या वजह है? वो मतलब एक सिविक अवेयरनेस नहीं है, वो तो एक बात समझ में आती है, बट डर भी नहीं है शायद कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ़ाइन ले लेंगे, फ़ाइन दे के चले जाएंगे। क्या वजह लगती है आपको? क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे कि एक ट्रैफिक अवेयरनेस आए लोगों में? देखिए, ट्रैफिक की समस्या को सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। हम लोग जब ट्रैफिक की क्लास में पढ़ाई होती थी हमारी पुलिस में, तो हमको ट्रैफिक E³ का फार्मूला होता है। अच्छा। सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग, कि जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो इंजीनियरिंग की दृष्टि से ऐसे हों कि उतने ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक जमा ही ना हो। हाँ, वो उतना ट्रैफिक वहाँ से निकल सके, इतनी चौड़ी सड़कें हों, ऐसे रास्ते हों, गाड़ियों की पार्किंग के लिए उतनी जगह हो, और बाकी रोड लाइनिंग और बाकी जो साइन बोर्ड ये थे वो सब चीज़ों की व्यवस्था हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ट्रैफिक एजुकेशन, कि लोग एजुकेटेड हों और उसका लोग पालन करें। और जब इंजीनियरिंग और एजुकेशन सही हो और उसके बाद भी कोई वायलेशन करे, तब इन्फोर्समेंट का नंबर आता है। तो ये जो समस्या है ये रायपुर की नहीं है, रायपुर जैसे सभी पुराने शहरों की। वही हमारा कहना है कि पुलिस का तो ठीक है, रोल वहाँ तक आता है, लेकिन अगर रूल्स हों, जैसे हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें, वहाँ इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि लोग डरते हैं कि हम उन रूल्स को ना तोड़ें, अदरवाइज़ हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, साल भर तक हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है कि इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स की भी बहुत आवश्यकता है, स्पेशली इंडिया में? हम लोग उसी दिशा में बढ़ चुके हैं। अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसमें जो फाइन है वो कई गुना बढ़ गए हैं। रेड लाइट जंप करना, रॉन्ग साइड चलाना, ट्रिपल राइड करना, बिना हेलमेट के चलाना, बिना सीट बेल्ट के चलाना, इवन ड्रंक एंड ड्राइव, इस पे जो फ़ाइन है वो काफ़ी हैवी फ़ाइन है और वो लोगों को असर डालता है। तो और अभी इसका फ़र्क भी आ रहा है लोगों को। अब लोग इसकी चिंता करते हैं कि गाड़ियों का फ़ाइन ना हो। जैसे रायपुर में अभी हम लोगों ने मैनुअल चालान बंद कर दिया। अब हम मैनुअल चालान रायपुर में सिंगल चालान नहीं कर रहे हैं मैनुअल, हमने पूरे चालान ई चालान पे शिफ्ट कर दिया है। हमारे ITMS के जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम है उसके जो कैमरे लगे हैं पूरे शहर में, 500 से ज़्यादा कैमरे, उससे जो ट्रैफिक वायलेशन मिलता है उस पे ही हम चालान करते हैं। और उसके अतिरिक्त हमने एक NIC से एप्लीकेशन बनाया है जो हम अपने हर ट्रैफिक कांस्टेबल तक के मोबाइल पे दिया हुआ है।
तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहाँ वायलेशन हो रहा है उसकी फ़ोटो खींच के वो सेंड कर देता है और उसको वो ऑनलाइन चालान चला जाता है। तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है धीरे धीरे। चीज़ें इतने दिनों से हमारी आदत में शामिल है कि उसको बदलने में जो समय लगेगा वो समय लगेगा। और पुराना शहर है, ट्रेडिशनल शहर है, कस्बे से निकल के शहर और शहर से निकल के मेट्रो की दिशा में बढ़ रहा है। तो उसमें सिविक सेंस जो आपने कहा उसमें भी समय लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कानून का पहला उल्लंघन ट्रैफिक वायलेशन से शुरू करता है। वहाँ से उसका डर खुलने लगता है। वो जीवन में हर व्यक्ति जो अपराध करता है वो पहला वायलेशन आप देखेंगे तो ट्रैफिक वायलेशन करता है। और यदि पेरेंट्स के रूप में, माता पिता, सोसाइटी के रूप में हम सब यदि वही बच्चे को सिखा दें कि ये कानून का उल्लंघन है और इससे तुम दंडित होगे, तो आगे वो कुछ दूसरे क्राइम करने से रुक सकता है। तो हम सबको भी सोसाइटी के रूप में भी सोचना चाहिए और इस पे अवेयर, अपने बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए। अगर एक सेफ सिटी का फॉर्मूला आपसे मांगा जाए तो क्या होगा? देखिए, एक सेफ सिटी अगर आप मुझे से यदि पूछें इस उम्र में जब मैं अपनी सेवा पूरी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अकेले यदि सोचे कि वो सिटी को सेव कर लेगी तो वो संभव नहीं है। उसमें पूरी सोसाइटी का साथ हमको चाहिए होगा, पूरी जनता का हमको सहयोग चाहिए होगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे, यदि एक बच्चा है घर में, एक या दो बच्चे हैं, यदि वो बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वो डिजिटल चीज़ों में क्या देख रहा है, वो कहाँ किन से मिल रहा है, यदि उसको अनुशासित और संस्कारित करने की कोशिश माता पिता नहीं करेंगे, यदि सोसाइटी में कोई गड़बड़ कर रहा है तो समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको टोकेंगे और रोकेंगे नहीं, यदि स्कूल में 40 बच्चों की कक्षा में शिक्षक यदि बच्चों को अनुशासित करने की कोशिश नहीं करेगा, तो शहर के 4 लाख 5 लाख बच्चों को यदि सोचा जाए कि एक साथ अनुशासित कर दिया लॉ जाए, इन्फोर्समेंट एजेंसी अनुशासित कर देगी, तो संभव नहीं है। तो सेफ सिटी के लिए मुझे लगता है सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम सबको अपना अपना कर्तव्य और इस बात को समझना पड़ेगा कि सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। और जब सोसाइटी का 90% हिस्सा या 80% हिस्सा अनुशासित हो जाएगा और हम अपनी 80% सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को खुद करने लगेंगे, तो जो 20-25% बचता है उसको इन्फोर्समेंट एजेंसी आसानी से कर पाएगी। लेकिन यदि सोसाइटी का बड़ा हिस्सा अनुशासित नहीं होगा, वो वायलेशन करेगा, चाहे ट्रैफिक रूल हो चाहे कुछ भी हो, और ये सोचा जाए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको 100% को ठीक कर लेगी, तो वो कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि सेफ सिटी के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, पब्लिक को भी, सोसाइटी को भी और सबसे आगे हम सबको, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। पुलिस की जो एक ऐसी छवि बनी है, जैसे हमने हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में ही बात की कि पुलिस से सब डरते हैं, ऐसी धारणा है कि पुलिस काम नहीं करती है, समय पर नहीं काम करती, गरीबों का साथ नहीं देती है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू पुलिस वाले भी हैं कि उनकी लाइफ में उनका सोच क्या होती है, क्योंकि उनको चाहे वो कितनी भी मेहनत करें, छुट्टी तो होती ही नहीं है, 24 घंटे काम करना होता है। तो एक पुलिस वाले की क्या दिक्कत होती है जो आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है? नहीं, समझते तो हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग समझते हैं पुलिस को और मदद भी करते हैं पुलिस की। लेकिन पुलिसिंग टफ जॉब है। एक तो इसमें हमेशा मैन पावर का क्राइसिस रहता है, कभी भी पुलिस संख्या उतनी नहीं होती जितनी आवश्यकता है। तो वो जो एक गैप होता है, उसका जो बोझ होता है या बर्डन होता है, वो हमेशा जो लोग सर्विस में हैं और जो और होना चाहिए जो नहीं है, उनका काम भी यही करते हैं, तो वो बर्डन तो हमेशा। तो क्यों फिर भर्ती नहीं होती? क्योंकि ये भी एक हमेशा मुद्दा उठता रहता है कि पुलिस भर्ती, अगर जब आपको पता है कि आपके पास मैन पावर की कमी है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, तो फिर ये क्यों नहीं लागू किया जाता? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक सोसाइटी थोड़ा और आगे निकल जाती है, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तब तक सोसाइटी में ज़रूरतें और आगे निकल जाती है। तो जरूरत गैप फिल नहीं हो पाता वो गैप तो बना ही रहेगा, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो वो
अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि रिक्रूटमेंट हो, जो एम्पावर हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो, ये कोशिश करती हैं। लेकिन उसके बावजूद चीज़ों में जो थोड़ा बहुत गैप है वो बना रहता है। और पुलिस कर्मचारी के रूप में खासकर जो लोग थाने स्तर पे काम करते हैं, उनके ऊपर ये सच है कि वर्क प्रेशर काफ़ी होता है। जैसे मैं अपने कांस्टेबल की बात करूं तो मेरे कांस्टेबल वीक में 3 दिन वो कम से कम गश्त करते हैं। आज की तारीख में रायपुर में यानी 3 रात वो इस घर में नहीं सो रहा है, और एक चौथा दिन वो थाने में नाइट ड्यूटी करता है। तो यदि वो वीक में के 4 दिन तो 4 दिन वो रात में घर से बाहर होता है। यदि उसके पूरे 30 साल की सर्विस में आप ऐसे देखें तो 16 साल 17 साल वो घर में नहीं रहता है। तो वो जो और फिर चीज़ें हैं कि आपको जब आवश्यकता होती है तब शहर की भी आवश्यकता होती है, सोसाइटी की भी आवश्यकता होती है। तो हर बार अपनी आवश्यकताओं को छोड़ के जो विभाग की आवश्यकता है उसके लिए अपने आप को काम करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ भी जब कभी हमको कोई अप्रिशिएट करता है हमारे काम को तो या या कोई अप्रिशिएट ना करे पर हमें ही अच्छा लगता है, हमें ही लगता है कि हमने ये अच्छा कर दिया, तो वो जो अप्रिशिएशन है वही वो मोटिवेशन है जिस पे पूरा विभाग और सब लोग हम लोग चल रहे काम करते हैं। हमारे काम के साथ दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे काम में हमको 100% में हमारा मूल्यांकन होता है। जैसे मान लीजिए एक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो ये कह सकता है कि मैंने 80% काम पूरा कर लिया या 90% कर लिया। हम या तो 100% में होंगे या 0% में होंगे। यदि हम रात को आज पूरे शहर में पेट्रोलिंग और व्यवस्था लगाए हैं और पूरे रात में अगर एक भी चोरी नहीं हुई तो हम 100% हैं। यदि एक भी हो गई तो हम 0 में आ गए। और हमारे काम का हम ऐसा मूल्यांकन नहीं कर सकते कि आज हमने रात में मेहनत की तो रात को कोई अपराध नहीं हुआ, ये हम नहीं बोल सकते। तो हमारे काम की प्रकृति इस तरीके की है। कमिश्नरेट बनने के बाद से हम अगर करें कि FIR दर्ज करने से एक्शन लेने तक, इस पूरे प्रोसेस में कितने बदलाव आए हैं और जो कि एक आम व्यक्ति के लिए यूज़फुल रहेंगे? देखिए, कमिश्नरेट बनने के बाद कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने कोशिश की है। एक तो हमने ये कोशिश की है कि फ्री रजिस्ट्रेशन हो, नॉन रजिस्ट्रेशन की कंप्लेंट 0 हो। यदि कोई अपराध हुआ है और व्यक्ति थाने तक आया है तो उसमें 100% घटनाओं में अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी घटना में अपराध हुआ है और रिपोर्ट ना हो। और इसको मॉनिटर करने के लिए जो मैंने आपको बताया सुपरविज़न लेवल अलग अलग बने हैं, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के स्तर को सुधारने की भी कोशिश हो रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको क्लोजली और निरंतर सुपरवाइज ऑफिसर्स कर रहे हैं ताकि वो उसका स्तर ठीक हो और वो कन्विक्शन तक पहुँचे। यानी किसी भी अपराध का परिणाम यदि कन्विक्शन तक पहुँचेगा तभी उसका अर्थ है, अदरवाइज उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम लोगों की कोशिश भी है कि अच्छी व्यवस्था वही है जहाँ कानून का भय हो, पुलिस का भय ना हो। अब भय की आपने अगर बात की है तो पुलिस भी काफ़ी समय से अपने इंटरनल रिफॉर्म्स की बहुत बात कर रही है, तो क्या रिफॉर्म्स हैं और कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो पुलिस चाहती है इंटरनली? नहीं, पुलिस में बहुत सारे रिफॉर्म्स तो हुए हैं। यानी आप यदि आज से 25 साल या 30 साल या 35 साल जब हम सर्विस शुरू किए थे उस समय से बात करें और अब की बात करें तो हमारी सर्विसेज में बहुत सारे प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था पुलिस रिफॉर्म्स के, उसमें से बहुत सारी चीज़ें लागू हो गई हैं। चाहे वो सर्विस कंडीशन को लेकर हो, चाहे वो पोस्टिंग के पीरियड को लेकर हो, चाहे बाकी चीज़ों को लेकर हो। इसके अतिरिक्त और भी समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा भी, कोर्ट के द्वारा भी इसमें रिफॉर्म्स होते रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कमिश्नरेट बनने के बाद ऑल्दो आपके पास पावर बहुत आया है पुलिस के पास, तो क्या आपको लगता है कि इस पावर का मिसयूज ना हो, इसकी कोई ऐसा प्रावधान है
क्योंकि जहाँ पावर होता है वहाँ मिसयूज़ होने के चांसेस तो रहते ही हैं। देखिए, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, हमारी कानून का जो हमारी व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है कि कोई भी एजेंसी अंतिम नहीं होती। हम जो भी अपने पावर को यूज़ करेंगे वो कोई ऐसा नहीं है जो चैलेंज ना किया जा सके। हम जो भी पावर यूज़ करेंगे उसको माननीय न्यायालय के समक्ष, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में लोग चैलेंज कर सकते हैं। और न सिर्फ उसको पावर को उस तरीके से चैलेंज करते हैं बल्कि उन हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे अधिकार का ऑडिट भी लोग करते हैं लगातार। उसको पब्लिक भी ऑडिट करती है, मीडिया भी ऑडिट करती है, सीनियर अफसर भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें ऐसी शिकायत आएगी। और कमिश्नरेट की आपने बात की तो देश में इस समय मेरी याददाश्त में बिहार और झारखंड को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में कमिश्नरेट है। और किसी न किसी शहर में पहली बार कमिश्नरेट शुरू हुआ होगा और वहाँ लोगों को लगा होगा कि ये अच्छा काम कर रहा है, तभी दूसरे शहर में ये गया। किसी एक राज्य में अच्छा हुआ तो दूसरे राज्य ने अडॉप्ट किया। तो जिस तरीके से आज मेरी याददाश्त में अभी 78 या 78 शहरों में कमिश्नरेट है, रायपुर 79 है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो यदि इतने शहरों में एक के बाद एक ये कई वर्षों में पहुँचा है तो नेचुरली इसके परिणाम अच्छे आए होंगे और जो अधिकारों के दुरुपयोग और आदि की जो आशंका है वो नहीं हो रही होगी, तभी यहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ भी बहुत आशावादी हैं और हम लोगों को ये मालूम है कि शासन ने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है और जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस व्यवस्था से। तो हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा के, हमारी पूरी टीम पूरी योग्यता, पूरी क्षमता और पूरे अनुभव के साथ इस पे काम कर रही है और हम लोगों को लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर फास्ट होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच संजीव जी, आपने इतनी अच्छे से और इतनी अच्छी जानकारी दी है कि हमें लगता है कि आज के इस एपिसोड को देखकर लोगों के मन में जो एक हेजिटेशन होता है, एक डर होता है पुलिस को लेकर के, वो काफ़ी हद तक कम होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखी है कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत है हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीज़न बनने की। तो आप भी अपने सोसाइटी, अपने आसपास की जगहों के ऊपर सचेत रहें, अवेयर रहें और अपने आप को भी बचाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। अगर आपके भी कोई क्वेरी है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या को कोशिश करेंगे सिस्टम तक पहुंचाने की, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।